वेलकम बैक। हमने पैरामीटर्स डिस्कस करने हैं एएम के। अच्छा, एक चीज थोड़ा सा, हमारा जो एएम जो अभी तक हमने डिस्कस किया है वो यही जनरल एक्सप्रेशन होता है। इस जनरल एक्सप्रेशन ऑफ एएम में हमने समझा था फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बना रहे थे पिछले लेक्चर में। तो एक तो कैरियर फ्रीक्वेंसी पर कंपोनेंट होता है, एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से अपर पे होता है और एक कैरियर फ्रीक्वेंसी से लोअर पर होता है। मतलब कैरियर के साथ दो साइड बैंड भी हैं, मतलब हम ये कह सकते हैं इसमें कैरियर पूरा है, ठीक है। तो और दोनों साइड बैंड भी हैं। तो इस वाले एएम को कभी कभी कोई ऐसे भी बोल सकता है दो तो साइड बैंड है, डबल साइड बैंड है, साथ में पूरा की पूरा कैरियर भी है, डबल साइड बैंड फुल कैरियर। तो आगे से जनरल कभी कोई एएम बोले तो डीएसबीएफसी है वो जो हमने अभी तक एएम डिस्कस किया है, उसमें कैरियर भी है, दो साइड बैंड भी है, तो उसको डीएसबीएफसी बोलेंगे। डीएसबीएफसी बोले या एएम बोले एक ही बात है। अब स्पेशल केसेस जो होंगे उनको फिर अलग नाम से हम बोलेंगे, तो अभी हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए, हमें पैरामीटर्स डिस्कस करना है। हमने समझा था ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन, ये माइंड में रहना चाहिए, अब कभी नहीं बोलना, क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन बन के आएंगे उनमें एक्सप्रेशंस दिए होंगे क्वेश्चन में। आपको जब तक जनरल एक्सप्रेशन नहीं पता तो आप पहचान नहीं सकते उस एक्सप्रेशन को देख करके कि ये एएम डीएसबीएफसी वाला है या एसएसबी है या डीएसबी है या एएम नहीं बल्कि फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड सिग्नल है, फेज मॉड्यूलेटेड सिग्नल। इसलिए हर एक का जनरल एक्सप्रेशन आप माइंड में बिठा लेना है, ठीक है। ये बैठा लिया चलिए हमने माइंड में। और ये कब है? जबकि हम मैसेज सिग्नल ऐसा कुछ मान के चले थे एएम कॉस ओमेगा एमटी, और मैसेज सिग्नल ऐसा कुछ माना था हमने एएम कॉस ओमेगा एमटी। तो ये म्यू जो आया था जो कि था के एएम, इसको पहले मैंने बताया था क्या नाम बोलते हैं? मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो हम सबसे पहले इसी पैरामीटर के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। चलिए, ये पिछले लेक्चर में हमने ये ड्रॉ किया था जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बन करके आया था। हमने समझा था जब इस की पीक वैल्यू आ रही होगी मैसेज सिग्नल की, तो यहां पर ये भी पीक वैल्यू म्यू पर जा रहा होगा, तो एसी के साथ 1 प्लस म्यू इतने वैल्यू तक जा रहा होगा। ऐसे नेगेटिव साइकिल में जो नेगेटिव पीक वैल्यू जा रही होगी वो एसी इंटू 1 प्लस म्यू की नेगेटिव पर आ रही होगी। अब ये तो छोड़ो, ये है उसका नेगेटिव है, हम समझ सकते हैं। जब इसकी मिनिमम पीक मतलब नेगेटिव पीक आ रही होगी तो ये माइनस म्यू वैल्यू आएगा, तो 1 माइनस म्यू, एसी इंटू 1 माइनस म्यू। ये एसी इंटू 1 माइनस म्यू जो है वो एसी से कम होने वाला है, एसी इंटू 1 प्लस म्यू एसी से ज्यादा होने वाला है, ये बीच में कहीं पर है एसी। अब मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि मैंने म्यू जो कंसीडर किया है वो लेस देन 1 कंसीडर किया है, तभी तो 1 माइनस म्यू की वैल्यू पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू एसी, इसलिए कुछ पॉजिटिव वैल्यू आ पाई। अगर म्यू ग्रेटर देन 1 हुआ तो 1 माइनस ग्रेटर देन वैल्यू नेगेटिव, तो ये फिर नेगेटिव वैल्यू तक पहुंचेगा फिर। तो ये जो केस बनाया मैंने, ये म्यू लेस देन 1 का बनाया, जो पिछले लेक्चर में भी हम डिस्कस कर चुके थे। इस तरह के केस को हम बोलते हैं अंडर मॉड्यूलेशन। अगर म्यू की वैल्यू लेस देन 1 रहे हमारे मॉड्यूलेटर के लिए मॉड्यूलेशन में, हालांकि ये म्यू किस पर डिपेंड करने वाली है? हमारे मॉड्यूलेटर पर डिपेंड करने वाली है कि मॉड्यूलेटर का एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी क्या है, साथ साथ में हमने मैसेज जो यूज में लिया है उसकी पीक मैक्सिमम वैल्यू कितने तक हो सकती है, उन दोनों चीजों पर डिपेंड करने वाली है। दोनों कुछ इस तरह की हैं कि म्यू लेस देन 1 बने तो हम बोलेंगे उसको अंडर मॉड्यूलेशन। अगर ये म्यू जस्ट इक्वल टू 1 बन जाए तो आप समझ सकते हो कि एसी इंटू 1 प्लस 1 पीक पर जा रहा होगा, और ये 1 प्लस 1 मीन्स ये 2ac तक जा रहा होगा। और जब ये नेगेटिव साइकिल आ रही होगी इसकी तो ac इंटू 1 माइनस म्यू हो जाएगी, नेगेटिव साइकिल माइनस म्यू पर आ रहा होगा तो 0 पर आ जाएगा। ये ac इंटू 1 माइनस 0 मीन्स ac इंटू 1 माइनस 1 मीन्स ac इंटू 0 हो गया, इसलिए 0 पर आ रहा है। जो चीज मैं यहाँ पे थोड़े से अपर तक लेकर के आ रहा था, अगर म्यू बढ़ते बढ़ते जब 1 हुआ तब ऐसा केस बन रहा है कि ये जस्ट 0 पर जा रहा है। अगर म्यू अब 1 से थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा तो इसको क्रॉस करके जाएगा, मतलब ये लिमिट है, ये क्रिटिकल वैल्यू है। यहां तक पहुंचने से पहले आपको ऐसा दिख रहा है, यहां तक पहुंचने के बाद नीचे की तरफ घुस जाएगा, इसलिए इसको हम बोल देते हैं जब म्यू इक्वल टू 1 हो क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन। और अगर म्यू ज्यादा हो गया, जैसे ओवर ईटिंग हो जाती है, ज्यादा हो गया तो नीचे चला जाए, ओवर मॉड्यूलेशन हो जाएगा, तो आप इसको बोलोगे ओवर मॉड्यूलेशन, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, हमारा मैसेज सिग्नल जो रहा होगा वो कुछ ऐसा रहा होगा ना, देखना मैं इस टाइम से ही बात करूं, ऐसा कुछ, इसके लिए बात करें ना, इसी पर जा रहा है तो थोड़ा सा ऐसा कुछ रहा होगा।
तभी तो मैसेज की वैल्यू जब 0 हुई तो ये AC पर पहुंचा, 0 हुई तो, और जब पॉजिटिव हुई तो AC से बढ़ा, और जब नेगेटिव हुई तो AC से कम हुआ, ऐसा कुछ रहा होगा। तो हमारा मैसेज सिग्नल की जैसी शेप है वैसा कुछ एनवलप है क्या अंडर मॉड्यूलेशन में। क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में भी ऐसा है, ओवर मॉड्यूलेशन में मैसेज की शेप ये है। अब अगर आप एनवलप को डिटेक्ट करने लगे तो एनवलप डिटेक्ट करने का मतलब होगा, मैसेज को डिटेक्ट करना चाहते हो ना, आपने बंदे को बोला, समझदार बंदे को, मतलब आपने मशीन डिजाइन की इस तरीके से कि आप रिसीवर साइड में इस एनवलप को देख करके डिटेक्ट कर पाए कि मैसेज क्या था। तो चलिए यहां से डिटेक्ट हो जाएगा मैसेज क्या था, यहां से डिटेक्ट हो जाएगा मैसेज क्या था, यहां से आप डिटेक्ट करोगे तो एनवलप का मतलब होता है ये ऊपर जो पीक वैल्यू आ रही है ना, इनको डिटेक्ट करते हुए चलना। आपको अंदर थोड़ी घुसना होता है, आप अंदर घुस रहे होते फिर तो इधर भी घुस जाते, आपको अंदर ही घुसना होता तो फिर इस तरफ नीचे चले जाते, नहीं नीचे नहीं, ये डिटेक्ट होगा। अब ये हम आगे समझने वाले हैं कि ये डिजाइन कैसे होता है, ये होगा कैसे। अभी तो मैं रफली बात कर रहा हूं, मैं इसको डिटेक्ट करूंगा और इसको डिटेक्ट करूंगा तो मेरा मैसेज शेप तो ऐसा नहीं था, कुछ मैसेज का शेप तो ऐसे था, तो यहां पर हमारा डिटेक्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। ये जो डिटेक्टर होगा जो ये काम करेगा, जो हमने थ्योरेटिकली तो बात कर ली कि ऐसा करना होगा, लॉजिकली समझा दिया कि ऐसे कर रहा होगा, लेकिन ये होगा कैसे वो हम डिस्कस करेंगे। एनवलप डिटेक्टर पढ़ेंगे हम। एनवलप डिटेक्टर इस तरह के सिग्नल से मैसेज को डिटेक्ट कर सकता है, अंडर मॉड्यूलेटेड सिग्नल से, क्रिटिकल मॉड्यूलेटेड से डिटेक्ट कर सकता है, लेकिन अगर ओवर मॉड्यूलेशन से एनवलप डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा तो गलत डिटेक्ट हो जाएगा सिग्नल। इसलिए आप कह सकते हो एनवलप डिटेक्टर से ऐसा सिग्नल जो कि ओवर मॉड्यूलेटेड है मैसेज डिटेक्ट नहीं हो सकता। फिर ऐसा मॉड्यूलेशन ही ना करें भाई, हम भेज तो दे रिसीवर साइड में, मैसेज वापस से डिटेक्ट ना हो पाए। मैं आपसे फोन पर बात तो करूं लेकिन मैं क्या बोल रहा हूं वो आप नहीं समझ पाओ तो गड़बड़ हो जाएगा ना, ठीक है। तो रिसीवर साइड पे आप रिसीवर हो, ठीक है, रिसीवर साइड पे मैसेज क्या मैं बात कर रहा हूं वो मिलना जरूरी है, डिटेक्ट होना जरूरी है। एनवलप डिटेक्टर इस केस में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो फिर उस केस में कुछ दूसरा डिटेक्टर यूज में ले आता हूं। तो मैं आपको बता देता हूं, अभी कुछ नेम बता देता हूं। इसके अलावा एक डिटेक्टर होता है सिंक्रोनस डिटेक्टर, इसके अलावा एक होता है स्क्वायर लॉ डिटेक्टर, उनके थ्रू आप डिटेक्ट कर सकते हैं। हम इनको पढ़ेंगे तो समझेंगे, उनके थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं इस केस में। लेकिन मैं अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मेरी जो बात है उसको ज्यादा सीरियसली मत लेना। बस मैं ये बोल दे रहा हूं कि बाकी जो डिटेक्टर है जैसे सिंक्रोनस डिटेक्टर उसके थ्रू इसको यूज में ले सकते हैं, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करना प्रैक्टिकली थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, थोड़ा सा टफ होता है। सबसे सिंपल होता है एनवलप डिटेक्टर इंप्लीमेंट करना। तो सिंपल चीज मतलब एनवलप डिटेक्टर हम प्रैक्टिकल यूज में लेते हैं, और एनवलप डिटेक्टर हम प्रैक्टिकली यूज में ले रहे होंगे तो फिर म्यू ग्रेटर देन 1 को डिटेक्ट करना से मैसेज को डिटेक्ट करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली हम ओवर मॉड्यूलेशन प्रेफर नहीं करते हैं। इसलिए आगे के डिस्कशंस में हम म्यू की वैल्यू 0 से ज्यादा और 1 के इक्वल या 1 के इक्वल से कम लेकर के चलेंगे। 0 होने के केस में क्या हो जाएगा, अगर म्यू 0 हुआ तो यहाँ पे प्लस में 0 रहेगा हमेशा, फिर ये AC पर ही बना रहेगा, फिर तो जैसा कैरियर था वैसे ही रहेगा, कैरियर पे कोई फर्क ना पाएगा। देखना ये AC वैल्यू पर रहेगा तो कैरियर भी तो ऐसे ही था, कैरियर में कोई फर्क नहीं पाएगा, मींस कैरियर मॉड्यूलेट ही नहीं हुआ, उसको हम बोलेंगे अनमॉड्यूलेटेड कैरियर, मॉड्यूलेशन नहीं हो रहा। नॉन जैसे अंडर मॉड्यूलेशन, क्रिटिकल मॉड्यूलेशन, ओवर मॉड्यूलेशन, तो हम बोलेंगे अनमॉड्यूलेशन, नॉन मॉड्यूलेशन, 0 मॉड्यूलेशन, ऐसा करके बोलेंगे। तो चलिए अब हम मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या है वो समझ चुके हैं, क्या बता रहा है ये डिस्कस हो गया है। तो आप ऐसे भी कह सकते हो क्या, जो ओरिजिनल कैरियर था, मैं अगर यहीं पे ओरिजिनल कैरियर को साथ में बनाऊं तो वो कुछ ऐसे था भाई। इसकी पॉजिटिव साइकिल यहां तक आ रही होगी, यहां तक आने के बजाय नेगेटिव साइकिल यहां तक आ रही होगी, यहां तक आने के बजाय। आप समझ सकते हो ये जो ओरिजिनल कैरियर सिग्नल था एक डेप्थ तक ऐसे गया है ना, ये कितनी डेप्थ तक गया है, मॉड्यूलेट हो रहा है, यहां थोड़ी और ज्यादा है और यहां तो ओवर ही हो गई, नीचे घुस गए हम। तो इसलिए आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स को दूसरे नाम से ये भी बोल देते हो डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, कैरियर कितनी डेप्थ तक मॉड्यूलेट होगा, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स का दूसरा नाम होता है डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन। चलिए ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करना हुआ तो कैसे कैलकुलेट करोगे, 3-4 तरीके हो सकते हैं इसको कैलकुलेट करने के। आपको एक्सप्रेशन ये दिया हो जनरल तो आप यहीं पे देख लेंगे, जो बाहर निकालने के बाद यहाँ 1 होना चाहिए, लेकिन जनरल एक्सप्रेशन में यहाँ 1 होना चाहिए, तो जो भी चीज होंगी उनको कॉमन वॉमन बाहर निकालने के बाद जो यहाँ दिखेगा आपको एक्सप्रेशन ही डायरेक्ट दे रखा हो, म्यू डायरेक्ट मिल जाएगा। आपको एक्सप्रेशन क्या होगा मॉड्यूलेटेड सिग्नल का वो ना दे, बल्कि आपको मैसेज सिग्नल का एक्सप्रेशन दे दे और आपको बोले कि आपका जो मॉड्यूलेटर है उसकी सेंसिटिविटी के दे रखी है, आपका एम्पलीट्यूड सेंसिटिविटी, आप उस के साथ इस एम को मल्टीप्लाई करके ये कैलकुलेट कर लोगे। मतलब एक्सप्रेशन से डायरेक्ट पहला केस,
दूसरा, ये नहीं दे रखा हो मॉड्यूलेटेड सिग्नल लेकिन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दे रखा हो, के दे रखा हो, तो दूसरा तरीका ये। तीसरा तरीका ये कि आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल को डायग्रामेटिकली बोल रखा हो। तो डायग्रामेटिक में जो रिप्रेजेंटेशन में दो तीन चीजें दिख नजर आती हैं, देखना। एक ये है कि हमारा मॉड्यूलेटेड सिग्नल मैक्सिमम किस पीक वैल्यू तक जा रहा है, तो इसको हम ए मैक्स कह देते हैं। और ये मिनिमम किस पीक, इसकी जो ये जो क्या बोलते हैं हम एनवलप है, वो मिनिमम किस वैल्यू तक जा रहा है, इसको ए मिन बोल देते हैं। तो आपको क्या दे रखा हो, ए मैक्स और ए मिन दे रखा हो, मतलब आपको बोले कि हमारा जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल है उसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम इतने और मिनिमम इतने वैल्यूज में डेविएट कर सकता है। तो हमने समझ लिया था, या तो हमें जनरल एक्सप्रेशन होगा, वहां से समझ में आ जाएगा म्यू क्या है, पहचान लेंगे हम कि यहां जो भी लिखा हुआ है 0.5 लिखा है, 2 लिखा है, 8 लिखा है, 3 लिखा है, वही म्यू है। अब आप बोलोगे 8 3 भी हो सकता है क्या म्यू? बिल्कुल हो सकता है। म्यू जरूरी नहीं है लेस देन 1 हो, वो तो हम चाहते हैं कि हम एनवलप डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहें। अभी हमने डिस्कस किया था, डायग्राम है नहीं, क्लियर हुआ होगा ना। अगर हम एनवलप डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहते हैं तो जो एनवलप है वो हमारे मैसेज को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब हम एनवलप से डिटेक्ट कर पाएंगे मैसेज क्या है, इसलिए हम चाहते हैं कि म्यू लेस देन 1 रहे। लेकिन म्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, उस केस में फिर हमें दूसरे डिटेक्टर्स यूज में लेने होंगे, सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज में लेना हो सकता है, हमें स्क्वायर लॉ डिटेक्टर यूज में लेना हो सकता है। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि हमें एक्सप्रेशन मैसेज सिग्नल का दे रखा हो, उसकी हेल्प से हम ऐसे फाइंड कर लें। नेक्स्ट हमने डायग्राम में जो रिजल्टेंट बनकर के आ रहा था उसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल की पीक वैल्यूज मैक्सिमम कहां तक पहुंच रही हैं और मिनिमम कहां तक पहुंच रही हैं, वो ये रिलेशनशिप समझ में आया था। अगर अब हम यहां से म्यू कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो ऐसा करते हैं, दोनों रिजल्ट्स को ऐड करें, ट्वाइस ऑफ एसी आएगा, और सब्ट्रैक्ट करते हैं, म्यू फाइंड करना है ना, मुझे म्यू फाइंड करना है। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूं, पहली बात तो ट्वाइस ऑफ एसी, म्यू वाली पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगी, तो ए सी इक्वल टू आ जाएगा ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2। हमें कैरियर सिग्नल का एक्सप्रेशन दिया होता तो ए सी हम डायरेक्ट बता भी सकते थे, लेकिन कैरियर सिग्नल का एक्सप्रेशन नहीं दिया होता, मीन्स कैरियर की पीक वैल्यू क्या होगी, एम्पलीट्यूड क्या होगा कैरियर का, वो हम रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल की हेल्प से एक तो ये बता सकते हैं। एक चीज तो ये निकल करके आ रही है यहाँ पर। दूसरी चीज, अगर मुझे म्यू फाइंड करना है तो मैं इन दोनों को ऐड करूंगा तो ट्वाइस ऑफ एसी म्यू आ जाएगा ना, सब्ट्रैक्ट करूंगा, 1 माइनस 2 करूंगा, ट्वाइस ऑफ एसी तो कैंसिल आउट, एसी म्यू और माइनस माइनस प्लस एसी म्यू, ट्वाइस ऑफ एसी म्यू आ जाएगा। तो म्यू इक्वल टू, अब मैं ऐसा कह सकता हूं, इसमें से सब्ट्रैक्ट करने से मीन्स ए मैक्स माइनस ए मिन ऐसा, और ट्वाइस ऑफ एसी को डिवाइड लेके चल जाता हूं। अब मुझे काम में आएगा ये एसी जो कैलकुलेट किया मैंने, एसी की वैल्यू अगर सब्स्टिट्यूट करें हम यहां से, तो म्यू इक्वल टू हो जाएगा ए मैक्स माइनस ए मिन बाय ए मैक्स प्लस ए मिन बाई 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए मैक्स प्लस ए मिन। तो आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स, या जिसको हम डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन भी बोलते हैं, या एक दूसरे नेम से और ये मिलेगा आपको, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, इस नाम से भी बोल सकता है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन मतलब कोई बोल दे 100% मॉड्यूलेशन है, सुनिएगा, अगर कोई बोले 100% मॉड्यूलेशन है, इसका मतलब मॉड्यूलेशन इंडेक्स म्यू जो है वो 1 है। कोई बोले 80% मॉड्यूलेशन है, 80% मॉड्यूलेशन है, परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन 80% है, तो इसका मतलब म्यू की वैल्यू 0.8 है। कोई बोले 55% मॉड्यूलेशन है, मींस म्यू की वैल्यू 0.55 है। समझ में आती होगी। तो ये तो हुए 2-3 तरीके से, किस तरीके से बोल सकता है। पहला चीज जो सबसे स्टैंडर्ड होता है, जो ज्यादातर आपको मिलेगा, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। दूसरा चीज जो दूसरे तरीके से स्टैंडर्ड होता है, जो आपको मिल सकता है, डेप्थ ऑफ मॉड्यूलेशन, ठीक है। और अगर कोई बोले परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन, तो परसेंटेज से एक्चुअल में क्या बोलेंगे आप वैल्यू। ये 3 तरीके से मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको या तो दिया हो सकता है या आपसे इन नाम से पूछा जा सकता है, बाकी चीजें गिवन हो। कैलकुलेट कैसे करने होंगे जब आपसे पूछा जाएगा, एक्सप्रेशन में जब दिख रहा होगा आपको, या आपको मॉड्यूलेटेड
मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, मैसेज सिग्नल का पीक वैल्यू पता देख चल रहा हो, आपको मॉड्यूलेटर का सेंसिटिविटी गिवन हो तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे। तीसरा चीज, आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल के पैरामीटर्स दे रखे हो कि वो कितना मैक्सिमम तक जा रहा है, कितना मिनिमम तक जा रहा है, या डायग्राम में बना के दे रखे हो, तो ये रिलेशनशिप आया ए मैक्स मीन्स मैक्सिमम में से ए मिन माइनस करना है डिवाइड बाय ए मैक्स प्लस ए मिन करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर आप ए मिन जो देखोगे, अगर आपका ओवर मॉड्यूलेशन हुआ तो ये चीज देखना होगा, फिर आपको ये नहीं देखना होगा कि आप फिर ये यहां से समझ लें कि ये मैक्स है और ये 0 तक जा रहा है ए मिन है, ये है फिर और भी नीचे जा रहा है ना, ये है वो ए मिन, इसके हिसाब से बात करनी होगी, ठीक है। और एक तीसरा चीज देखना, एक तीसरा और देखना, अगर बाय डिफॉल्ट बात करें, बाय डिफॉल्ट बात करते हैं हम, ध्यान से समझना, हमने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन बनाया था, तो ऐसे समझा था एसी के साथ में, भाई हमारे कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड एक्चुअल में एसी था, उसके साथ में प्रोपोर्शनल टू मैसेज सिग्नल ऐड हो गया था, फिर हमने एसी को कॉमन आउट लिया था 1 प्लस के, है ना, और एम टी इक्वल टू, अभी मैं कह रहा हूं ए एम कॉस ओमेगा एम टी, और एसी कॉमन आउट ले रहा हूं तो बाय एसी, ऐसा था। एसी को हमने क्या कहा था, म्यू, इसी को हमने क्या कहा था, म्यू, ठीक है। ए एम बाई एस, इस के इंटू ए एम जो बन रहा था, इसमें एसी को डिवाइड होने से म्यू आ रहा था। बाय डिफॉल्ट ये जो प्रोपोर्शनलिटी फैक्टर है ये 1 रहता है, बाय डिफॉल्ट की बात कर रहा हूं, तो उस केस में म्यू इक्वल टू होगा ए एम बाई एसी। लेकिन बाय डिफॉल्ट का मतलब होता है जब आपके सामने कोई चारा ना हो, कोई स्पेशल केस, स्पेशल कंडीशंस नहीं गिवन हो, तब ऐसा होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा ले लो आप, ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा कहो, ठीक है। तो हो सकता है आपको और कोई भी चीज नहीं गिवन हो, कुछ भी नहीं गिवन हो, बस आपको मैसेज सिग्नल गिवन हो, मैसेज सिग्नल गिवन हो, फॉर एग्जांपल 5 cos ओमेगा एमटी, तो आपको ए एम नजर आ जाएगा। आपको कैरियर सिग्नल गिवन हो, फॉर एग्जांपल कैरियर सिग्नल गिवन हो 8 cos ओमेगा सीटी, आपको एसी समझ में आ जाएगा, एएम और एसी यहां से मिल रहे होंगे। हो सकता है ये गिवन हो, फिर भी आपको जो मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन दे रखा है, फिर तो म्यू आप यहां से बात करेंगे, या आपको मॉड्यूलेटेड सिग्नल का एक्सप्रेशन ना देके उसके मैक्सिमम मिनिमम दे रखे हो तो आप म्यू यहां से बात करेंगे, या आपको सेंसिटिविटी दे रखी हो साथ में तो आप के इंटू ए एम भी बोलेंगे, ए एम इंटू के ए ही बोलेंगे। समझ रहे होंगे मेरी बातें, आपको याद आ रहा होगा ना, के ए यही तो होता था, के में जब ए सी डिवाइड करते थे, के ए बात करें तो ये है के ए ये था के बाय ए सी, के ए इंटू एम टी बोल देते थे ना हम, के ए इंटू एम टी। तो के अगर दे रखा है तो वो दे रखा है, तो जरूरी नहीं है कि के 1 के हिसाब से दे रखा हो, फिर वो के जो दे रखा है वही कंसीडर करना होगा, तब तो ये बात करें। लेकिन ये सब चीज नहीं गिवन हो तो फिर बाय डिफॉल्ट ए एम बाई ए सी, ये आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स बोलेंगे। तो आपको ये चीज जो है कई बार क्वेश्चंस में कंफ्यूज कर देती है कि म्यू जब फाइंड करना है हमें तो कौन सा यूज मिले। तो 4 केसेस हैं कि इनमें से किसी केस में गिवन हो सकता है। आपके लिए मैं नहीं बोलूंगा कि आप ये केस यूज मिले या ये केस यूज मिले या वो केस यूज मिले, आपके लिए मैं बोलूंगा जैसा गिवन है क्वेश्चन में केवल वही यूज मिले, कोई दूसरी चीज यूज मिले करके आप फंस गए या तो आप सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे, या आप कुछ गलत डायरेक्शन में चले गए तो आप रॉन्ग रिजल्ट तक पहुंच जाएंगे, पॉजिटिव मार्क्स के बजाय नेगेटिव मार्क्स और मिल जाएंगे। तो ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स समझ में आया होगा क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर हुआ होगा। आगे नेक्स्ट पैरामीटर से डिस्कस करते हैं। सो नेक्स्ट पैरामीटर इज ट्रांसमिटेड पावर। ट्रांसमिटेड पावर का मतलब मैं आपसे पूछता हूं क्या ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या हम मैसेज ट्रांसमिट कर रहे हैं, क्या हम कैरियर ट्रांसमिट कर रहे होंगे, या हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मींस एसटी ट्रांसमिट कर रहे होंगे। आपसे जब मैंने बोला होगा क्या हम मैसेज ट्रांसमिट करेंगे, तो बिल्कुल आपके मन में एक बार घुमा होगा मैसेज ही तो ट्रांसमिट करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव यही तो है कि मैसेज को भेजना। लेकिन मैसेज को थोड़ी ट्रांसमिट कर रहे हैं, मैसेज को तो हम जब वायर्ड कम्युनिकेशन कर रहे थे तब ट्रांसमिट कर रहे थे। वायर्ड कम्युनिकेशन या बेसबैंड कम्युनिकेशन बोलते थे हम, क्योंकि वो बेसबैंड सिग्नल था तो हम ट्रांसमिट कर रहे थे। लेकिन एक्चुअल में कम्युनिकेशन में हमें लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए मॉड्यूलेशन की जरूरत पड़ रही है। तो मॉड्यूलेशन जब डिस्कस कर रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं ना, कैरियर को भी नहीं ट्रांसमिट कर रहे होते, बल्कि कैरियर को मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। कैरियर को मॉड्यूलेट करते हैं मैसेज के हिसाब से, तो मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनता है, उसको ट्रांसमिट करता है। तो आपसे अगर कोई बोले ट्रांसमिटेड पावर, तो इसका मतलब वो ट्रांसमिटेड जो सिग्नल है उसकी पावर,
हम ट्रांसमिट जो कर रहे होंगे हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, वो ट्रांसमिट कर रहे होंगे ये मॉड्यूलेटेड सिग्नल, इसकी पावर। अच्छा, अब ये तो क्लियर हो गई आपको। अगर मैं कोई बोलता हूं xt कोई साइनोसोडल कॉस या साइन के साथ सिग्नल है a cos ओमेगा t, इस सिग्नल का पावर, इसकी आरएमएस वैल्यू, इस सिग्नल की आरएमएस वैल्यू, तो आप ऐसे बोल देते हो a/√2। पावर जो होती है वो इस आरएमएस का स्क्वायर होती है ना, मीन्स a²/2, ऐसा ही बोलते हो ना, ये पावर होती है। अगर यहां पर एक सिग्नल की बजाय दो कंपोनेंट होते हैं b cos ओमेगा t, ω1t ω2t, तो फिर आप उस केस में आरएमएस वैल्यू बोलते इसकी आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे की आरएमएस वैल्यू का स्क्वायर का रूट। भाई सही बोला मैंने, ऐसे बोलते हैं ना। तो फिर पावर क्या बोलता है, पावर बोलते हैं फिर आरएमएस का स्क्वायर। पावर तो हमेशा आरएमएस का स्क्वायर होता है, मीन्स इस रूट का स्क्वायर, मीन्स a²/2 इसका और b²/2 इसका, दोनों का एडिशन। अगर आप ध्यान से समझे तो a²/2 इसका पावर ही तो है और b²/2 इसका पावर है। मीन्स पावर्स अगर मल्टीपल सिग्नल्स ऐसे आपस में प्लस माइनस हो रहे होंगे तो इंडिविजुअल्स की पावर को ऐड कर दो, रिजल्टेंट पावर आ जाएगी। सुपरपोजिशन एक तरह से पावर में फॉलो होता है, सिग्नल्स के पावर में सुपरपोजिशन फॉलो होता है। अब आप ये मत समझना कि नेटवर्क थ्योरी में तो पावर में सुपरपोजिशन फॉलो नहीं होता था, वोल्टेज और करंट में होता था। वो नेटवर्क थ्योरी के लिए हम बात है, सिग्नल की बात कर रहे हैं, मल्टीपल सिग्नल्स की। ठीक, तो यहां पर अगर मैं ट्रांसमिटेड पावर देख रहा हूं तो मैं ध्यान से समझूं तो या तो इसकी पावर्स कैलकुलेट करने लग जाऊं, या मुझे थोड़ा सा ये इजी लगता है कि एक ये टर्म है इसकी पावर, एक ये टर्म है इसकी पावर, एक ये टर्म है इसकी पावर, तीनों के ऐड कर दूंगा। अभी समझ के चुके हैं। तो हम पावर ट्रांसमिटेड जो है उसको पीटी कह रहे हैं अगर, तो इसका पावर बनेगा ac²/2। भाई यही बनेगा ना। इस वाली टर्म का पावर बनेगा इसका जो कोफिशिएंट है, ऐसे ही बना ना, कोफिशिएंट का स्क्वायर/2, इसका स्क्वायर, मीन्स ac²/4 और फिर उसमें /2 और होना है, तो 4 में /2 और होगा तो 8 हो जाएगा। इसका पावर, इसका कोफिशिएंट भी सेम ही है, तो ac²/2 का स्क्वायर 4 और /4 करेंगे तो 8। आप इसको ओवरऑल कहें तो ac² कॉमन आउट ले सकते हैं। ठीक है, यहां पर दोनों सेम है, ऐड होकर के /4 हो जाएगा ना, दुगना होकर के। ठीक है, /4 और /2 में से 2 कॉमन आउट ले सकते हैं, रह जाएगा 1 प्लस यहां से ac² कॉमन आउट हो चुका है, μ² रह गया, इन दोनों को डबल कर लिया है मैंने तो /4 रह गया, 4 में से 2 कॉमन आउट ले चुका हूं तो 2 रह गया। ये टोटल ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट की है मैंने। अब ये जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर कैलकुलेट किया, इसमें ध्यान से समझें तो ये ac²/2 जो हमारा कैरियर था, जिसको हमने मॉड्यूलेट नहीं किया था, जब तक ये मॉड्यूलेट नहीं हुआ है, मॉड्यूलेट होने के बाद तो चेंज हो जाता है। क्या मॉड्यूलेट किया हमने, इसका कैरियर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेट किया तो मॉड्यूलेटेड हो गया। मैं अनमॉड्यूलेटेड की बात करूं, ये खुद है, सुन लेना आगे से। कभी कोई बोले अनमॉड्यूलेटेड तो इसका मतलब हमने मॉड्यूलेशन नहीं किया है। किसका मॉड्यूलेशन करता है, मैसेज का या कैरियर का? कैरियर, कैरियर अभी मॉड्यूलेट नहीं हुआ है। तो कोई बोले अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल मतलब कैरियर, कैरियर जो होता है जो मॉड्यूलेट नहीं होता है, मॉड्यूलेट करने के बाद विद मॉड्यूलेटेड तो फिर वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, फिर वो एसटी हो जाता है। अनमॉड्यूलेटेड मींस कैरियर। तो यहां पर समझना, अगर अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल मींस कैरियर अकेला होता तो उसकी पावर ac²/2 होती क्या, तो उसको हम पीसी कह दे रहे हैं, कैरियर की पावर। यहां पीसी क्या है, व्हाट इज पीसी है, पीसी इज पावर ऑफ कैरियर, या कोई ऐसे भी बोल सकता है अनमॉड्यूलेटेड। अगर मॉड्यूलेशन नहीं कर रहे होते तो उस केस में आप डायरेक्ट जो ट्रांसमिट करते वो फिर मॉड्यूलेटेड सिग्नल नहीं बल्कि कैरियर ट्रांसमिट हो रहा होता। तो अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल जो होता उसका पावर, दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करेंगे। प्रॉब्लम्स जब आएंगे, क्वेश्चन जो आएंगे तो इनमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 1 + μ²/2, 1 + μ²/2, ये आ गया आपका टोटल ट्रांसमिटेड पावर। काफी जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ये बहुत यूज में आता है, बहुत ज्यादा यूज में आता है। PT = PC × 1 + μ²/2। अब ध्यान से समझना, हम अगर एक्चुअल में हमने समझा था कि हम अंडर मॉड्यूलेशन यूज में लेते हैं, क्योंकि क्यों यूज में लेते हैं, क्यों यूज में लेते हैं हम अंडर मॉड्यूलेशन, क्यों यूज में लेते हैं हम μ>1 मींस ओवर मॉड्यूलेशन क्यों यूज में नहीं लेते हैं, क्यों नहीं यूज में लेता है? एक बार पॉज लीजिएगा, माइंड में घुमाइएगा, क्यों नहीं यूज में लेता है? क्योंकि उस केस में, ओवर मॉड्यूलेशन के केस में, एनवलप जो होता है वो हमारे मैसेज को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा होता है।
एनवलप जो होता है वो यूं उछल के आ जाता है, समझा था हमने। और फिर उस केस में हम उसको एनवलप डिटेक्टर से डिटेक्ट नहीं करते। फिर आप बोलोगे कि हम सिंक्रोनस डिटेक्टर से डिटेक्ट कर सकते हैं, तो अभी के लिए बस ये समझ लेना, सिंक्रोनस डिटेक्टर का मतलब होगा बहुत खतरनाक चीज में हाथ डालना, मतलब बनाना हमारे लिए कॉम्प्लेक्स होता है वो। इसलिए हम छोटे सस्ते काम, इजी काम मींस एनवलप डिटेक्टर से डिटेक्ट करना चाहते हैं। इसलिए प्रैक्टिकली म्यू की वैल्यू 1 तक लेके चलते हैं, मैक्सिमम 1 तक लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू आप अगर कहो कि सिंक्रोनस डिटेक्टर यूज में ले लें तो आप 1 से ग्रेटर ले सकते हो, लेकिन हम अंडर मॉड्यूलेशन या क्रिटिकल मॉड्यूलेशन में कहें तो म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। तो आप म्यू की मैक्सिमम वैल्यू 1 लेकर के चले, अगर मैक्सिमम भाई म्यू बढ़ने के साथ ट्रांसमिटेड पावर बढ़ेगी, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 ले लें तो उस केस में टोटल ट्रांसमिटेड पावर क्या हो करके आ जाएगी, पीसी इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर बाय 2 मीन्स 1.5 ऑफ पीसी, 3/2 ऑफ पीसी भी बोल सकते हो। पीसी का 1.5 टाइम 150%, इसका मतलब 50% हायर देन द पीसी। समझ में आएगा ना, 1/2 1 प्लस होकर के 3/2 बन गया, ठीक। अच्छा, अब एक चीज इस कैलकुलेशन में कुछ चीजें आई। पहली चीज तो आई AC² 2, जिसको आप पीसी मतलब कैरियर पावर बोल रहे हैं, कैरियर पावर बोल रहे हैं, या अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल पावर भी बोल रहे हैं, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल पावर भी बोल रहे हैं। दूसरी चीज ध्यान से समझें हम, AC² μ² by 8, AC² μ² by 8 आई। ये देखिएगा, ये AC² μ² by 8 ओमेगा C प्लस ओमेगा M मीन्स FC प्लस FM। FC प्लस FM पर जो कंपोनेंट होता था उसको हम बोलते थे ना कैरियर से ऊपर है, अपर साइड बैंड कंपोनेंट। तो ये जो है अपर साइड बैंड पावर है, अपर साइड बैंड पावर। और इतनी ही लोअर साइड बैंड की पावर भी है ना, लोअर साइड बैंड पावर भी सेम यही है। अगर आपसे किसी एक साइड बैंड की पावर पूछे, अपर साइड बैंड की पावर या लोअर साइड बैंड की पावर, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आपको अनमॉड्यूलेटेड पावर की जरूरत पड़े तो आप AC² 2 की बात करेंगे। और जब इनको हमने दोनों को ऐड कर दिया था तो दोनों साइड बैंड्स की पावर मिल गई थी, मतलब दोनों को ऐड कर देंगे तो AC² μ² by 8 प्लस AC² μ² by 8 डबल होकर के by 4 रह जाएगा। तो ये है टोटल दोनों के दोनों मिला के टोटल साइड बैंड पावर, यह है टोटल साइड बैंड पावर। क्लियर होगा बात है, ठीक है। तो ये जो टर्म्स हैं ये क्वेश्चंस में जरूरत पड़ रहेगी, तो इनमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हमने साइड ये पावर कैलकुलेट कर लिया। अब यहां पर कुछ चीजें और देखते हैं, एक नया पैरामीटर दूसरा डिस्कस करते हैं। देखना, एफिशिएंसी, मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी या एफिशिएंसी कोई बोलते, एक ही बात है। देखो, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम जो ट्रांसमिट कर रहे हो सिग्नल उसमें इंफॉर्मेशन जाए, लेकिन हम एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन मींस मैसेज के साथ साथ कैरियर भी जा रहा है। आपने ध्यान से देखा होगा कि इसका जो हमने स्पेक्ट्रम बनाया था वो स्पेक्ट्रम, एक बार मैं आपके सामने स्पेक्ट्रम शो कर रहा हूं, मैसेज का स्पेक्ट्रम। सही बनाया क्या मैंने? अच्छा, अब मैं स्पेक्ट्रम शो कर रहा हूं कैरियर का स्पेक्ट्रम। भाई बना के चुके थे हम। अब मैं शो कर रहा हूं एक्चुअल में जो ट्रांसमिट कर रहे हैं मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम। अब मैंने शो किया है मॉड्यूलेटेड सिग्नल का स्पेक्ट्रम। ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों कंपोनेंट -FM प्लस FM है तो FC के उधर प्लस FM पर, FC से इधर -FM पर आ रहा होगा। इस तरफ ध्यान नहीं दें, एक्चुअल में प्रैक्टिकली जो फिजिबल फ्रीक्वेंसीज होती हैं वो पॉजिटिव वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी फिजिबिलिटी में होती है। वो तो हम जब इसको मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, अच्छा कॉस के साथ मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी यही बोलती थी ना, कॉस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जैसा इसका शेप होता है इसके अराउंड में आ जाता है। ध्यान से देखें अगर हम, तो इसमें जो ये cos ωmt है cos ωct के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था। हमने फूरियर ट्रांसफॉर्म में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी मॉड्यूलेशन प्रॉपर्टी, याद आई होगी। अगर cos ωct के साथ कोई भी सिग्नल मल्टीप्लाई हो रहा है
तो ओरिजिनल सिग्नल का जैसा स्पेक्ट्रम जीरो के इधर उधर नजर आ रहा है, वही स्पेक्ट्रम उस कॉस की फ्रीक्वेंसी के इधर उधर नजर आ जाएगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा होता, अगर ये स्पेक्ट्रम ऐसा होता तो फिर यहां पर इसके अराउंड में ऐसे नजर आता। समझ में आई होगी बात है? तो आप यहां समझ सकते हो कि इंफॉर्मेशन की जैसी शेप है वैसी शेप एफसी के लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड में आ रही है। इंफॉर्मेशन की शेप कुछ ऐसी थी तो ऐसी आई, अगर मैं ऐसी कंसीडर कर रहा होता तो ऐसे बन करके आती। तो आप कह सकते हो एक्चुअल में इंफॉर्मेटिव कंपोनेंट जो है इंफॉर्मेशन जिनमें, वो एक तो अपर साइड बैंड में है और वो एक लोअर साइड बैंड में है। क्या कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन है? कैरियर में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैरियर तो बस इंफॉर्मेशन को ले जाने का काम कर रहा है, कैरियर नॉन इंफॉर्मेटिव है। तो हम कह सकते हैं हमारी जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर है उसमें एक पार्ट तो AC²/2 में इस कैरियर का पार्ट है, एक लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड पावर का पार्ट है। जो लोअर, मान लो ये टोटल कैलकुलेट होकर के होती है 10 वॉट 10 वॉट, उस 10 वॉट में से हो सकता है 2 वॉट 4 वॉट 5 वॉट ये वाला पार्ट हो, बचे ये लोअर साइड बैंड और अपर साइड बैंड वाले पार्ट हो। मेरा एक ये क्वेश्चन है कि इंफॉर्मेशन कौन से पावर के पार्ट में ट्रांसमिट हो रही है, कैरियर में या लोअर साइड बैंड में या अपर साइड बैंड में? तो आप बोलोगे कैरियर में इंफॉर्मेशन नहीं है। क्या लोअर साइड बैंड में? हाँ, लोअर साइड बैंड में इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन की शेप को फॉलो कर रहा होता है ना, ट्रांसलेशन एक तरीके से मैं बोल देता था कि शेप जैसी है वही तो ट्रांसलेशन है उसका। इंफॉर्मेशन अपर साइड बैंड में, तो जो साइड बैंड कंपोनेंट है एक्चुअल में केवल वही इंफॉर्मेटिव है, कैरियर कंपोनेंट इंफॉर्मेटिव नहीं है। आप यहां पर एक नोट लिख लेंगे, व्हेन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल इज ट्रांसमिटेड देन देयर इज, आप आराम से थोड़ा सा स्पीड को कम करके पॉज लेकर के करते चलिएगा, मैं एक बार फ्लो के साथ बोल दे रहा हूं। देन देयर इज 3 components transmitted, one is carrier component, other is upper sideband component and other is lower sideband component, but carrier component does not contain any informative component, only sideband components contains informative components। अब एफिशिएंसी जो है वो इसी चीज से रिलेटेड है। भाई किसी बंदे को आपने काम दिया है, ठीक है, अगर वो उस काम को कर रहा है और केवल वही काम कर रहा है, आलतू फालतू काम नहीं कर रहा है, तो आप बोलोगे बहुत अच्छा बहुत एफिशिएंट बंदा है। आपने किसी बंदे को काम दिया है, वो उस काम के साथ साथ और इधर उधर साइड की काम और करता फिरता है, इधर उधर कभी यहाँ कभी वहां, ऐसे मतलब आप कहते हो कि भाई मार्केट से सामान लेके आना, वो मार्केट में अपने दोस्तों से घूम रहा है, फिर रहा है, मिल रहा है, ठीक है, तो आप बोलोगे ये बिल्कुल खराब बंदा है यार, एफिशिएंसी नहीं है इसकी, बिल्कुल बंदा खराब है, ऐसा ही बोलोगे ना। तो यहां पर भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करना, बट हम जो ट्रांसमिट कर रहे हैं उसमें इंफॉर्मेटिव के साथ साथ को फालतू का कैरियर कंपोनेंट और ज्यादा है, तो हम ये बोलेंगे एफिशिएंसी एक्चुअल में 100% नहीं है। 100% कब होती है? जब हम बोलते हैं पूरा की पूरा इंफॉर्मेटिव पावर ही ट्रांसमिट हो रहा है। तो हम एफिशिएंसी को, नीटा को क्या बोलेंगे कि एक्चुअल में जो हम पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं उसका कितना पार्ट, कितना फैक्टर इंफॉर्मेटिव है। नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, नीटा या ईटा बोल देते हैं आप। ये मॉड्यूलेशन एफिशिएंसी है। डिफाइन करें तो आप कह सकते हो दिस इज द फैक्टर। कौन सा फैक्टर है? फैक्टर ऑफ टोटल ट्रांसमिटेड पावर विच इज इंफॉर्मेटिव। टोटल ट्रांसमिटेड पावर का कितना फैक्टर इंफॉर्मेटिव है, मींस इंफॉर्मेटिव पावर डिवाइड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर, पीटी। इंफॉर्मेटिव पावर कौन सी थी? साइड बैंड वाली, तो आप ऐसे भी बोल सकते हो साइड बैंड पावर डिवाइड बाय टोटल ट्रांसमिटेड पावर। साइड बैंड मतलब अपर साइड बैंड भी और लोअर साइड बैंड भी, दोनों इंफॉर्मेटिव थे। साइड बैंड पावर AC²/4 ऑफ म्यू स्क्वायर थी और टोटल पावर AC²/2 सॉरी AC²/2 1 + μ²/2 थी। AC² कैंसिल, ये 4 से ये 2 कैंसिल, आप इसको अब कह सकते हो μ²/2 बाय 2 + μ²/2, 2 और 2 अब और हटा दीजिए, ये हो गया μ²/2 + μ², μ²/2 + μ², ये हो गया एफिशिएंसी। इसी को परसेंटेज में बोलेगा अगर कोई परसेंटेज एफिशिएंसी, तो μ²/2 + μ² मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे तो परसेंटेज में एफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स पर डिपेंड करती है, इसका मतलब ये एफिशिएंसी। मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज करेंगे, कम या ज्यादा करेंगे तो ये एफिशिएंसी भी चेंज होगी।
क्लियर हो रही है बात? मॉड्यूलेशन इंडेक्स को अगर मैक्स टू मैक्स हम 1 कर देंगे, आप समझ चुके थे मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाएंगे भाई, कैरियर वाला पावर तो सेम रहेगा, ये तो फिक्स रहेगा। मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे ये साइड बैंड वाले पावर बढ़ेंगे ना, दोनों साइड बैंड के पावर बढ़ेंगे, तो आप कह सकते हो इंफॉर्मेटिव कंटेंट बढ़ेगा, तो आप कह सकते हो एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। और हम अगर बात करें तो म्यू मैक्सिमम कितना लेकर के चलते हैं? 1। तो उस हिसाब से नीटा भी फिर मैक्सिमम आ जाएगा, उससे ज्यादा लेके नहीं चलते हम, प्रैक्टिकली 1 तक लेके चलते हैं। हाँ, किसी क्वेश्चन में स्पेशली 1 की जगह 1.5, 2, 3 ले रखा है तो हम उस हिसाब से कमेंट करेंगे। लेकिन आपको डायरेक्टली पूछे, डायरेक्टली कमेंट करना हो कि नीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, तो आप 1 के हिसाब से कहेंगे, ठीक है। तो 1 के हिसाब से वैल्यू बनेगी 1/2 + 1, और परसेंटेज में बोलेगा तो मल्टीप्लाई बाय 100 भी बोल देंगे हम, यहां समझे तो 1/3 परसेंटेज नीटा मैक्स वैल्यू हो जाएगी 1/3 × 100 मीन्स 33.33%। मतलब मैक्स टू मैक्स अगर म्यू 1 भी हो तो हम जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर होगी हमारी, उसका 33.33% केवल इंफॉर्मेटिव है, केवल 33.33%। बाकी सारा जो पार्ट है वो फालतू का कैरियर पार्ट है। बहुत बड़ा ड्रॉबैक नजर आ रहा है, हो सकता है आगे की टेक्निक्स में ये जो ड्रॉबैक्स हैं ये ओवरकम है, या हो सकता है यही सबसे अच्छा हो, बाकी और खराब हो, ठीक है। आगे पढ़ने पर ये हमें समझ में आएगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि अगर 100 वॉट पावर ट्रांसमिट हो रही होगी तो म्यू अगर मेरा 1 हुआ तो 33.33 वॉट इंफॉर्मेटिव पावर होगी, बाकी बची 66.66 नॉन इंफॉर्मेटिव पावर होगी। और अगर म्यू 1 से कम हुआ तो बल्कि और कम रह जाएगी, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस में यही कैलकुलेट करना पड़ सकता है कभी कि कितना पावर इंफॉर्मेटिव है या कितनी एफिशिएंसी के साथ ट्रांसमिट हो रहा है, किस चीज पर डिपेंड करने वाला है, ये म्यू पर। और आपसे मैक्सिमम पूछ ले तो म्यू 1 के हिसाब से आप सीधे ये याद करके रखिए, फिर 33.33% होता है। तो आपको जो टोटल ट्रांसमिटेड पावर दिया जाएगा, 100 वॉट दिया तो आपने डायरेक्ट कमेंट कर दिया 33.33, 100 की 50 वॉट दे दिया तो 50 वॉट का 33.33% कैलकुलेट कर लेंगे, 23 वॉट दे दिया तो 23 वॉट का 33.33% कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर होती होगी बातें? चलिए कुछ पैरामीटर्स और डिस्कस करते हैं। चलिए नेक्स्ट पैरामीटर है वोल्टेज और करंट ऑफ ट्रांसमिटेड सिग्नल। हम वोल्टेज या करंट कैलकुलेट करना चाहें ट्रांसमिटेड सिग्नल का, तो एक तरफ ध्यान देते हैं। मान लो एक सिग्नल है, वोल्टेज सिग्नल है, ठीक है। आप इसकी आरएमएस वैल्यू Vm/√2 बोलते हैं, ठीक है। और आप इस सिग्नल की पावर बोले तो आप बोलोगे पावर तो इसका जो भी कोफिशिएंट है √2 ये होता है। लेकिन एक्चुअल में पावर जो होता है वो वोल्टेज से ऐसे रिलेटेड होता है ना, V²/2। लेकिन ये रिलेशनशिप होता है जब वोल्टेज डीसी हो, डीसी वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो। अगर एसी सिग्नल हो, मतलब ये डीसी सिग्नल है वोल्टेज लेवल V के साथ, तब आप पावर बोलोगे V²/2। मान लो ये अप्लाई कर रखा है 2 वोल्ट, ठीक है, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, V²/R, और ये R के अक्रॉस अप्लाई है तो V²/R आप ये वोल्टेज बोल देते हो, ठीक है। लेकिन अगर यही एसी सोर्स हो, यही अगर एसी सोर्स हो तो फिर आप इस एसी में तो ऐसे बोलोगे, मान लो ये है 2 cos ωt, ये तो 2 वोल्ट था, ये है 2 cos ωt, तो 2²/R नहीं बोलोगे, बल्कि पहले इसकी आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उस आरएमएस का स्क्वायर/R होता है। तो जो पावर होता है वो V² नहीं बल्कि RMS²/R होगा अगर एसी सिग्नल है वोल्टेज। हम अगर बात करें तो ये एसी सिग्नल ही तो है। अगर मैं इसका पावर कैलकुलेट करने लगूंगा, पावर, तो ऐसा बोलूंगा इसकी आरएमएस वैल्यू क्या बनेगी Vm/√2। तो Vm/√2 का स्क्वायर मीन्स Vm²/2, और R भी बोलना चाहिए मेरे को, लेकिन हम पावर ये बोल देते हैं Vm²/2। अभी करके चुके हम काफी, A cos ωt का A²/2 तो बोल दिया हमने, A²/2 × R तो नहीं बोला हमने। क्यों नहीं बोला हमने? क्योंकि जब हम सिग्नल की पावर बोल रहे होते हैं हमेशा, तो वो पावर बोलते हैं, सुन लेना समझ लेना, वो पावर होती है नॉर्मलाइज्ड पावर। आपसे कभी सिग्नल की पावर पूछता है, आप सिग्नल की पावर कैलकुलेट करके बोलते हैं। सिग्नल्स एंड सिस्टम्स में भी आपने काफी कुछ किया होगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन सिस्टम में भी उसको यूज में लेते रहते हैं, हम लेते रहेंगे, बट वो है नॉर्मलाइज्ड पावर। और नॉर्मलाइज्ड पावर होती है हमेशा फॉर ए रजिस्टर ऑफ वैल्यू 1 ओम। वो सिग्नल, अगर जो पर्टिकुलर सिग्नल जिसकी हम पावर कैलकुलेट कर रहे हैं, जिस सोर्स से आ रहा है, अगर उसको 1 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करेंगे तो कितना पावर लॉस होगा उस 1 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस, ये है वो सिग्नल का पावर जो हम ये यूज में ले लेते हैं, A²/2, ठीक है। तो और वो A²/2 एक तरीके से आरएमएस
का स्क्वायर ही तो है ना। तो हम सिग्नल अगर कंसीडर कर रहे हैं एक्स टी इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, तो आरएमएस वैल्यू तो इसकी है a/√2। पावर हमेशा है नॉर्मलाइज्ड पावर, वो है a²/2 जो कि आरएमएस का स्क्वायर है। तो आपसे अगर कभी वोल्टेज लेवल पूछ रहा है तो फिर आप वो वोल्टेज लेवल आरएमएस वोल्टेज लेवल बता रहे हैं, इसका मतलब, क्योंकि एसी सिग्नल के लिए वोल्टेज लेवल तो चेंज होता रहता है ना कभी, तो वोल्टेज का मतलब आरएमएस वोल्टेज कमेंट कर रहे हैं आप उस सिग्नल का। और उस आरएमएस का रिलेशनशिप ऐसा होता है आरएमएस का स्क्वायर इक्वल टू पावर। तो आप आरएमएस अगर कैलकुलेट करेंगे तो पावर का रूट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। अब चलिए चलते हैं, हमने टोटल ट्रांसमिटेड पावर समझ ली थी पीसी इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। अगर हम आरएमएस वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल वोल्टेज कैलकुलेट, मैं वोल्टेज लिख रहा हूं, वीटी लिख रहा हूं, तो इसका मतलब आरएमएस ही है, ना भी लिखूं तो भी वो आरएमएस ही है। तो वो हो जाएगा इस पीटी का रूट वैल्यू, और इस पीटी का रूट वैल्यू मीन्स पीसी का रूट वैल्यू और 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 का रूट वैल्यू। पीसी का रूट वैल्यू का मतलब हो जाएगा, पीसी जो पावर थी वो थी हमारे कैरियर सिग्नल की पावर, कैरियर सिग्नल की पावर है ac²/2, इसका रूट करेंगे तो ac/√2 आएगा। ac/√2 क्या इस कैरियर की आरएमएस वैल्यू है, तो इसका मतलब वो हो जाएगी आरएमएस वैल्यू ऑफ कैरियर मीन्स वीसी आरएमएस रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। मतलब ये समझ में आ रहा है, टोटल जो ट्रांसमिटेड सिग्नल है उसकी पावर कैरियर की पावर से तो ऐसे रिलेटेड है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2। टोटल ट्रांसमिटेड सिग्नल का वोल्टेज लेवल आरएमएस है, ये बात समझ लें, वो कैरियर के वोल्टेज लेवल से ऐसे रिलेटेड है 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 नहीं बल्कि उसका रूट। अब करंट से रिलेशनशिप समझते हैं। पावर का करंट से रिलेशनशिप ऐसा होता है I²R, लेकिन डीसी हो तो एसी हुआ तो I/RMS²R, लेकिन हम R की वैल्यू 1 के लिए कमेंट कर रहे हैं, तो पावर इक्वल टू I/RMS का स्क्वायर, पावर इक्वल टू VRMS का स्क्वायर जैसे बन रहा था वैसे पावर इक्वल टू I/RMS का स्क्वायर बन रहा है, तो सेम ही रिलेशनशिप आएगा बिल्कुल। इसलिए ट्रांसमिटेड सिग्नल का जो करंट रिलेशनशिप हो जाएगा वो हो जाएगा IC इंटू 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 2 का रूट वैल्यू। ठीक है, ये ट्रांसमिटेड सिग्नल की करंट लेवल वैल्यू होगी। तो VT और VC कैसे रिलेटेड होता है, IT और IC कैसे रिलेटेड होता है, ये भी एक पैरामीटर है, हमें माइंड में रखना होगा। ठीक है, हमने कुछ पैरामीटर्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम प्रैक्टिस जो स्मॉल प्रॉब्लम्स आती हैं वो एक बार डिस्कस कर लेंगे हम। एनालिसिस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएंगी वो एक बार और कुछ टॉपिक्स कवर कर लेंगे, उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।